नमस्कार दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपनी एसएससी जीडी की नई पीवाईक्यू सीरीज में और देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिए गए थे। समय बहुत कम है क्योंकि एग्जाम सिर पर है, तो प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतनी से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको स्पीड अपनी बढ़ानी ही पड़ेगी। क्योंकि कई सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपसे पहले से तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी के साथ साथ उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को भी बहुत अच्छे से किया है। तो अगर आपको कंपटीशन में फाइट करना है तो आपकी मजबूरी है कि प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन के बेस पर दिया गया है और बॉड मास भी अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑफ का यूज कर दिया गया है। यहां पर ऑफ का यूज किया गया है तो बॉड मास का यूज करना पड़ जाएगा। देखते हैं कि 6/7 ऑफ 21, 7 से 21 काट दो तो कितना कट रहा है? 3 बार। अब यहां पर ब्रैकेट दिया गया है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लो। 28 में से 13 घटाओगे तो कितना बचा? 15। 13 15 28, 5 से 15 काट दो, कितनी बार गया? 3 बार। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई लॉजिकली इसमें ऐसी बात नहीं थी कि सॉल्व ना किया जा सके। 6 गुणे 3 45 प्लस 6 गुणे 3 18 माइनस 8 बटे 64 माइनस 3 गुणे 3 9। कर देते हैं इसी को सॉल्व। 18 में से 8 चला गया 10। अब यहां पर ज्यादा बॉड मास को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं कि प्लस माइनस केवल दिए गए हैं तो कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं तो आप इसको जोड़ के तब कर दो तब भी बात वही बननी है। 45 10 55, 64 में से 9 घटाओ तो 9 5 14, दैट मीन्स यहां भी 55। तो वैल्यू कितनी बनती दिख रही है? ए। मीन्स बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोई इसमें ऐसा टफ काम नहीं था जो करने के लिए हमें बहुत ज्यादा परेशान होना पड़े। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये 2021 में ही आया हुआ है, 10 दिसंबर की किसी शिफ्ट में था शायद, 10 या 9 की। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन क्या दी गई। एक दुकानदार वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, फिर भी पूरे पर 70% का लाभ प्राप्त करता है। ज्ञात कीजिए कि वह अपने माल को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर अंकित करता है। अब एक बात समझिए कि आपसे पूछा क्या गया, वस्तुओं के अंकित मूल्य पर छूट दी उसने 15% की, पूरे पर 70% का लाभ प्राप्त किया और अपने माल को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर अंकित करता है। ध्यान दीजिए, उसने क्या पूछा है? प्रतिशत। कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, केवल प्रतिशत में पूछा है, तो इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी, मान लो अंकित मूल्य 100 होता, डिस्काउंट 15% का दिया तो एसपी कितना हो जाता? 85 हो जाता। कहा क्या गया? उसको इसमें 70% का लाभ है, दैट मीन्स 170 की वैल्यू आपको सीधी सीधी दे दी गई थी 85। 100 की निकाल सकते थे हम लोग, यहां 100 की नहीं निकाल रहे हैं, ये हम लोग सीपी के बेस पर चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। ये सीपी के बेस पर चल रहे हैं, एमपी के बेस पर नहीं है। तो एमपी के बेस पर बाद में चलेंगे, पहले यहां पर हम लोग सीपी को निकालना मजबूरी है, क्योंकि हमसे पूछा गया कि क्रय मूल्य से कितने ऊपर अंकित करता है, तो क्रय मूल्य निकालना बहुत जरूरी था। 85/170 इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो गया? 50। और अब हमें लगता है क्वेश्चन भी खत्म हो गया। पूछा ये गया क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत ऊपर अंकित करता है क्रय मूल्य से। देख लो कितने का डिफरेंस दिख रहा है 100 और 50 में। 50 का कितना ज्यादा है? 50 से डिवाइड बाई 50 इंटू 100, तो कितना बन गया? सीधा सीधा 100%। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो केवल और केवल परसेंटेज में पूछा गया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी आंसर निकालने में, इजीली निकल जाता।
देखते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट कंडीशन को। अजय किसी कार्य का 5/12 भाग 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अब बात समझिए, अजय करता है 5/12 भाग कितने दिनों में? 20 दिनों में। ठीक है, वह कार्य के 3/4 को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो एक बात समझो, 5/12 भाग कोई 20 दिन में कर रहा है, तो फिर पूरा एक भाग कितने दिन में करेगा? 20 गुणे 12/5 मतलब 48 दिन। अब करवाना कितना है आपको? 3/4 भाग को, तो 48 इंटू 3/4, 12 चौको 48, 12 तिया 36। सीधा सीधा यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना? 36 दिन। मीन्स वह 3/4 भाग को 36 दिनों में पूरा कर देगा। कोई ऐसा इसमें लॉजिकल गणित नहीं था, सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया गया था। कोई ऐसी कैलकुलेशन भी नहीं थी जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन को। क्या दी गई? 6 वर्ष पहले ए, बी और सी की औसत आयु 29 वर्ष थी। 3 लोग हमें दिए गए, ए प्लस बी प्लस सी। बात की गई 6 वर्ष पहले की। इनकी औसत आयु थी 29 वर्ष। दैट मीन्स इनकी टोटल आयु 29 गुणे 3 हो जानी चाहिए। -6 क्यों लिख दिया? इससे हमें यह पता चल रहा है कि 6 साल पहले की बात की जा रही है, मीन्स पास्ट की बात की जा रही है। अब आपसे कहा गया कि 8 वर्ष पहले, यहां दब रहा है, 8 वर्ष पहले ए और सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। 8 वर्ष पहले की बात की गई, औसत आयु थी 27, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 27 गुणे 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं औसत क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सीधी सी बात है, उस हिसाब से ये 29 गुणे 3 टोटल, ये 27 गुणे 2 टोटल, ये हो गया 54 और ये हो गया 87। बिल्कुल। अब बात को समझिए, यहीं पर पूछा गया बी की वर्तमान आयु वर्षों में बताइए। बी की आयु आपसे पूछी गई वर्तमान, यह बात है 8 साल पहले की। तो अगर हम इन्हें वर्तमान में लेके आए, ए और सी को, अगर हम इनको वर्तमान में लेके आए तो दोनों लोग 8-8 साल बड़े हो जाएंगे, क्योंकि एज सबके लिए बराबर बढ़ती है और सबके लिए बराबर घटती है। तो ये भी 8 साल बड़ा हो जाएगा और सी भी 8 साल बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स टोटल 16 बड़ा हो जाएगा, प्लस माइनस 0 पर ए प्लस सी कितना हो गया? 70 साल। प्लस माइनस 0 पर ए प्लस बी प्लस सी कितने के हो जाएंगे? 87 प्लस, ध्यान दीजिए 6 है, तीनों लोग 6-6 साल बड़े होंगे, 18 बढ़ जाएंगे, बढ़ा दीजिए 18, तो कितना हो जाएगा? 105। 8 7 15, 97 8 105। पूछा क्या गया? बी की आयु बताइए। ए बी सी का टोटल पता है वर्तमान में, ए और सी का टोटल पता है वर्तमान में, बी की आयु निकल आएगी कि नहीं? तो बी की आयु 105 माइनस 70, दैट मीन्स डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो केवल और केवल समझने की बात इतनी है कि जब भी बात एज की जा रही है तो एज सबके लिए बराबर बढ़ती है और सबके लिए बराबर घटती है। मीन्स ए और सी को आपने बड़ा किया तो दोनों को ही बड़ा करना पड़ेगा, किसी एक को नहीं। ए बी सी तीनों को बड़ा करना पड़ेगा। पास्ट में ले जा रहे थे तो फिर तीनों में ही माइनस होगा, और कभी भी इस ब्याज पर आप चलेंगे तो एज का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। देखते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट कंडीशन को। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 75% पर बेचा गया और इस प्रकार से उसे 25% का लाभ हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य है। यह क्वेश्चन आपको गलत नहीं लग रहा? यह क्वेश्चन हमें गलत लग रहा है क्योंकि एक बात समझिए आप,
75% पर बेचा गया, 25% का लाभ हुआ। पूछा गया आपसे क्रय मूल्य क्या है। तो एक बात को समझिए कि जब आपसे हम कह दें कि ट्रेन कहीं से चली कहीं पर गई, बताइए सामने वाले की एज क्या है, मींस ऐसी बात कर दी गई, बिल्कुल आपको परसेंटेज की सारी वैल्यू दी गई और उससे आपसे रियल वैल्यू पूछी गई, तो वो निकालना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे? इनकी अगर वैल्यूज पर ध्यान दो तो इस हिसाब से इनका अंकित मूल्य है 100 रुपए, यानी ये गिवन होना चाहिए था, ये गिवन होना चाहिए था, जो कि गिवन नहीं है कि अंकित मूल्य इसका 100 रुपए ऑलरेडी दिया गया होगा, वो यहां मेंशन नहीं हो पाया है, या फिर कहीं से कोई मिसप्रिंट हुई होगी। तो ये अंकित मूल्य इसका 100 ऑलरेडी होना चाहिए, क्योंकि जो वैल्यूज दिखाई दे रही हैं उसके हिसाब से 100 ही हो सकता है। MP 100 रुपए ये गिवन है, ये कोई रैंडम अमाउंट नहीं है। अपनी तरफ से हमने चेक करके देख लेते हैं, आंसर 100 के बेस पर मान लेते हैं, कोई ना कोई मैच कर ही जाएगा। 100 रुपए ये हमने अपनी तरफ से माना नहीं है, ये क्वेश्चन में मिसिंग है, जो गिवन होना चाहिए था। एसपी इस हिसाब से कितना हो जाना चाहिए था, अंकित मूल्य के 75% पर, तो 100 का 75% कितना हो जाता, 75 रुपए कहा गया। और इस प्रकार उसे 25% का लाभ हुआ, मींस 125 की वैल्यू आपको दे दी गई 75, तो 1 की वैल्यू 75 अपॉन 125, तो 100 की वैल्यू इंटू 100, 25 पंचे 125, 20 और 25 से काट रहा है ना, तो 25 चौको 100, 5 से काट दीजिए 15 और 15 चौको 60, मीन्स 60 रुपए ये आंसर बन जाएगा। देख लीजिए 60 का 25% यानी 1/4 15, 60 15 75 बिल्कुल सही हो जाएगा। आप एमपी को इसमें 100 रुपए सर्टिफाइड दिया गया है, एमपी 100 रुपए, और इसमें आंसर भी मैच कर रहा है, तो 60 ही हो जाएगा। अच्छा एक बात को समझिए यहीं पर कि जैसे हम लोग जो 125 की वैल्यू करते हैं, अगर आप ये ना भी करना चाहें तो आपको पहले भी बता चुके हैं, आप और भी तरीका ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि भाई 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब 4 रुपए पर 1 का लाभ। 25% का मतलब क्या हो गया, 4 पर 1 का लाभ। या कह सकते हैं हम लोग कि जब CP 4 होगा तो SP कितना होगा, 5। तो अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट वाली जो फाउंडेशन बेसिक वाली जो शुरू किया है, उसमें भी जब हम 100 के बेस पर बता रहे हैं, इसलिए हम 100 के बेस पर ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको समझते हैं तो आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई गलती नहीं होगी। 5 की वैल्यू थी 75, आपसे पूछी कितने की गई थी, 4 की। 1 की वैल्यू 75/5, 4 की वैल्यू इंटू 4, 15 चौको 60, तब भी यही आंसर आएगा, कहीं से कोई गलती नहीं होगी। तो जो भी कंडीशन आपको दी गई है, आप या तो उसे फ्रैक्शन में बदल दें, ऐसे कैलकुलेट कर दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं, और 100 के बेस पर कैलकुलेट कर दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों ही तरह से वो आंसर सही है। आपको जैसे उचित लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। हमने आपको दोनों ही मेथड बता दिए, उसमें कहीं पर ऐसी कोई गलती की बात नहीं। देखते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट कंडीशन को। यदि एक 11 अंकों की संख्या 5 4 6 7 8 9 x 5 4 6 7 8 9 x 5 3 1 by 8 8, अच्छा y तक ही है केवल, 88 से डिविजिबल है। तो एक बात समझिए, 88 से अगर ये संख्या डिविजिबल है तो ये बात तो तय है कि अगर ये 88 से डिविजिबल है तो 88 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगी, होनी चाहिए कि नहीं। 88 के फैक्टर 8 और 11। जब बात की जा रही है 8 की, तो हम लोग क्या जानते हैं कि 8 से कोई नंबर तब डिविजिबल होती है जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए। लास्ट के 3 डिजिट आपके पास हैं 3 1 और y। जब आप 8 से भाग देंगे तो हमें कितने बार जाता हुआ दिख रहा है, 8 दिया
24, 7 31, 7 बचा। अब 7 में क्या डिजिट लगाई जाए कि वो 8 से डिवाइड हो जाए? तो हमें पता है 2 लगा दो, 8 ने 72 और 8 दाम 80। तो सीधी सी बात है, पूरी तरह से डिविजिबल करना है तो 7 में क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो जैसे ही हम लोग 2 लगा देंगे तो 8 ने 72 पूरी बार चला जाएगा। दैट मीन्स यहां से हमें पता चल गया बाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2। ये बात तो कंफर्म है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पता चल गया कि बाई की वैल्यू कितनी है? 2। अब हमें निकालनी है 11 से डिविजिबिलिटी। और 11 के लिए हम जानते हैं कि ऑड और इवन नंबर्स पर, ऑड और इवन प्लेस पर जो नंबर्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, उनका सम, पहले तो उनका सम करिए डिजिट्स का आपस में और फिर उनका अंतर करिए। मींस 5 6 8, फिर इसके बाद x, फिर 3, फिर y, तो इनको जोड़िए, दूसरी कंडीशन पे जोड़िए। जब ये दोनों आप ऐड कर लेंगे तब इनका अंतर कीजिए। अगर वो अंतर या तो 0 हो जाए, या तो वो अंतर क्या हो जाए? 0 हो जाए, या फिर वो 11 से डिवाइड हो जाए। जो भी अंतर आ रहा है या तो वो 0 हो जाए या फिर वो 11 से डिवाइड हो जाए या 11 का कोई मल्टीपल हो, तब तो वो 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो कर देते हैं डिविजिबल, उठा लेते हैं ऑड प्लेस के। 6 5 11, 11 8 19, 19 प्लस एक्स 19 3 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स प्लस, अब ध्यान दो y की वैल्यू कितनी है? 2। x प्लस y की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है 2। अब आ जाइए इवन प्लेस पे। 7 4 11, 7 4 11, 11 9 20, 20 5 25, 25 और 1 26, 26। अब ध्यान दीजिए कि इन दोनों के बीच का अंतर या तो आपको 0 करना है या 11 का मल्टीपल करना है। तो सीधी सी बात है, 11 का मल्टीपल करने के लिए तो बहुत कुछ जोड़ना पड़ जाएगा। बेहतर कंडीशन क्या है कि इसको 0 ही कर दो। तो हमें दिख रहा है कि x की वैल्यू अगर आप 2 रख दें, x की वैल्यू भी 2 रख दें तो 0 हो जाएगा कि नहीं? 22 2 24, 24 2 26 और 26 और 26 माइनस कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? 0। तो बात साफ हो गई कि x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। जब x की 2 y की 2 और पूछा क्या गया? x और y का डिफरेंस बताइए। तो x और y का डिफरेंस कितना हो गया? 0। 2 माइनस 2 0। तो कोई ऐसा काम नहीं था, बस केवल और केवल आपको यह पता होना जरूरी था कि 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है और 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। अगर आपको यह पता था तो फिर कहीं से भी कोई गलती की संभावना नहीं थी।